हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आज के इस वीडियो में हम BHIE यानी पर्यावरण इतिहास 143 लेंगे। ठीक है ना, BHIE 143 पर्यावरण का इतिहास इसमें पढ़ेंगे। इसमें आपके सिर्फ वन ब्लॉक है, राइट। और हाँ, ब्लॉक तो वन है लेकिन इसमें यूनिट जो है वो बहुत सारी हैं। तो यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो 12 यूनिट इसमें आपके हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले यूनिट ले लेते हैं। हालांकि वन ब्लॉक है, वन वीडियो में तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इसे हम दो या तीन वीडियो में, 2 वीडियो में कोशिश करेंगे। 12 है तो 6 यूनिट वन वीडियो में और देन 6 यूनिट वन वीडियो में दूसरे में ले लेंगे। ठीक है ना। ओके, तो पहला यूनिट है कि पर्यावरण में इतिहास संबंधी मुद्दों का अध्ययन एक परिप्रेक्ष्य में। और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं पर्यावरण प्रारंभिक समाज। पर्यावरण प्रारंभिक समाज में आखिर, अच्छा इन दोनों को एक में लेते हैं। एक काम करते हैं, 3 वीडियो बना लेते हैं। इतिहास में पर्यावरण संबंधी मुद्दों को एक में ले लेते हैं। फिर इसके बाद जो 2 यूनिट हमारी होंगी, ठीक है ना, पर्यावरण और प्रारंभिक समाज, आखेड़ संग्रह, पर्यावरण प्रारंभिक समाज, नदी घाटी सभ्यताएं 1 और 2, इसको एक में ले लेंगे। और इसके बाद जो भी बचेगा उसको 2 में कर लेते हैं। 3 वीडियो इसके बन जाएंगे। ठीक है ना। चलिए पढ़ाते हैं, देखते हैं। अगर ये 1 यूनिट एक ही वीडियो में थोड़ा सा कम होगा, लेंदी नहीं होगा, तो इसमें दूसरा ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं किया है तो, ठीक है ना। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे देखिएगा, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है लिंक, तो वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए जैसे उसको क्लिक करेंगे, राइट। ओके, चलिए शुरू कर देते हैं। पर्यावरण इतिहास क्या है, वैश्विक और राष्ट्रीय क्षेत्रीय, इन दोनों के संदर्भ में हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, यानी कि पर्यावरण इतिहास क्या है, वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मध्यनजर में, इन तीनों के रूप में पर्यावरण इतिहास। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पर्यावरण इतिहास का अग्रदूत किसे माना जाता है, जे डोनाल्ड ह्यूजेस को माना जाता है। वो कहते हैं कि प्राचीन काल से मानव समाज अपने चारों ओर की प्राकृतिक दुनिया के साथ अंतःक्रिया और निर्भरता में रह रहे हैं। उन्हें अपनी स्थिति के बारे में भली भांति जानकारी थी और उन्होंने इस विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया, और यह सब ऐतिहासिक अध्ययन के लिए मान्य और लाभप्रद विषय है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या निकला, ये यहाँ पे डोनाल्ड ह्यूजेस कहते हैं कि प्राचीन काल से ही जो मानव है अपने समाज और चारों ओर की प्राकृतिक दुनिया का मतलब होता है, चाहे वो पहाड़ पर्वत नदी मैदान हो, चाहे जो भी हो, जंगल हो, जो भी हो, तो चारों ओर की जो प्राकृतिक दुनिया है उसके साथ वो क्रिया कर रहा है और उन्हीं के ऊपर निर्भर है। क्योंकि हमें पता है प्राचीन काल में स्टार्टिंग में लोग खाना वगैरह नहीं जानते थे, तो कंद फल फूल वगैरह पेड़ जंगलों से इकट्ठा करके उसे खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मांस को खाना, पहले कच्चा फिर पका हुआ मांस खाना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने दाल चावल ज्वार इस तरह के बोने और खाने शुरू किए। तो यहाँ पे उनका मतलब वही है, उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में, स्थिति के बारे में भी अच्छी तरह से पता था कि उन्हें विभिन्न तरीकों से कैसे वो रह सकते हैं, किस तरह से वो यहाँ पे अनुकूलन सामंजस्य बना सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब ऐतिहासिक अध्ययन के लिए मान्य और लाभप्रद विषय है। ठीक है, ओके, चलिए। JR मैकनील पर्यावरण इतिहास की 3 मुख्य धाराओं की पहचान करते हैं। पहली धारा है भौतिक पर्यावरण इतिहास का अध्ययन, जिसमें भौतिक पर्यावरण पर मानव प्रभाव के साथ साथ मानव मामलों पर प्रकृति के प्रभाव की समीक्षा शामिल है। यानी भौतिक पर्यावरण में क्या पढ़ा जाता है, मानव प्रभाव के साथ साथ में मानव का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रकृति के साथ उसका क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट होता है, इसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, और हमेशा प्रभाव होता है, हमेशा आदमी गतिशील रहता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है और दूसरे को प्रभावित करता रहता है। यह मानव इतिहास पृथ्वी और पृथ्वी पर जीवन को एक पूर्ण संदर्भ में रखता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि मानता है कि मानव इतिहास एक बड़ी कहानी का हिस्सा जिसमें अन्य अभिनेता है। बिल्कुल सही है, हमारा मानव इतिहास आदिम काल से लेकर के शुरू हुआ था और एक बहुत लंबा इतिहास इसका है। ठीक है, और यह मानव केंद्रवाद आख्यानों को चुनौती भी देता है। दूसरा उन्होंने बताया सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास का एक रूप है। ठीक है, पहले भौतिक था, दूसरा सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास का। तो जब सांस्कृतिक और बौद्धिक चीज आ जाती है तो ये समाज और प्रकृति के बीच संबंध के बारे में आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है अब सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक चीजें मनुष्य से बनती हैं, मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है। तो
ये समाज और जो प्रकृति है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, जो नेचर है, उसके भी संबंधों के बारे में बताता है कि मनुष्यों ने जो सोचा होगा, उनका जो साहित्य, उनका धर्म, जो उनकी परंपराएं रही हैं, वो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, ये कैसे बदल गए। समाज के बारे में बताता है कि कैसे उत्पन्न हुआ समाज, किस तरह से समाज बना, ठीक है। और तीसरा था मुख्य रूप से राजनीतिक और नीति संबंधी पर्यावरणीय इतिहास। तो यह समाज और प्रकृति के बीच और प्रकृति से संबंधित मामलों में सामाजिक समूहों के बीच संबंधों को स्थापित करता है, ठीक है। तो ये मैकनील के शब्दों में है पर्यावरण इतिहास। ओके, पर्यावरण इतिहास में महान विविधता इसलिए उत्पन्न होती है। इसमें विविधता क्यों है, इसमें अंतर क्यों है? क्योंकि मानव जाति और शेष प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों के सार्थक अध्ययन के लिए विभिन्न स्थानों और परिस्थितियों से अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। अब पर्यावरण इतिहास में विविधता कुछ अलग हमें देखने को क्यों मिला, डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिली? उसका रीजन ये है क्योंकि मानव होता है और मानव का प्रकृति के साथ एक संबंध होता है, ठीक है ना। मानव प्रकृति और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के यानी पर्यावरण अंतर क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये अंतर क्रिया करते हैं तो इनका एक अध्ययन होता है, ठीक है। इसको एक स्टडीज किया जाता है, इसको देखा जाता है। और जो बहुत तरह के स्थान होते हैं, सभी तरह के जो जहाँ पे लोग रहते हैं, उनके पारिस्थितिक से अलग अलग यानी कि इकोसिस्टम से अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मानव और यहाँ पर इतिहास मानव और पर्यावरण का संबंध बताता है। तो पर्यावरण इतिहास में बहु विषय के अंतर विषय दृष्टिकोण पर बड़ी निर्भरता के यही कारण है, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण इतिहास के अभ्यास के लिए गैर मानव दुनिया के बारे में जानकारी की एक बड़ी श्रृंखला की आवश्यकता होती, जहां पे मानव न हो और एक दुनिया बसी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है जंगल है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए। ओके, पर्यावरण इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे, पर्यावरण इतिहास एक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण इतिहास से आप क्या समझते हैं, समझाइए, एक्सप्लेन करिए। जैसे मैंने अभी ऊपर आपका किसका मैग्नेट किसका पढ़ के आया था, उसके बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो पर्यावरण इतिहास एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्यों? क्योंकि ये आवासों का अध्ययन करता है, ठीक है ना। और इसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य का मतलब जलवायु का अध्ययन, क्योंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं। यदि आप इकोनॉमिक पढ़ते तो उसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है व्यापार कहाँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। आप राजनीति पढ़ते तो वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जब आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो इसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य हो जाता है। पर्यावरण में क्लाइमेट, जलवायु को सुधारना, सही करना, तो जलवायु का अध्ययन होगा। और इसकी पहुंच अक्सर समकालीन प्रशासनिक सीमाओं से परे होती है। जैसे हिमालय के आवासों का अध्ययन करने वाले किसी व्यक्ति के लिए नेपाल को भी देखना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अब नेपाल के बॉर्डर में हिमालय जो है वो नेपाल से लगा हुआ है। तो यहाँ हालांकि पर्यावरण इतिहास राज्यों की सीमाओं को पहचानता है और भारत के पर्यावरण इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्ययन उपलब्ध हैं। तो इतना देख लीजिए। ओके, पर्यावरण इतिहास के बाद विवाद, पर्यावरण नैतिकता, मानव केंद्रवाद बनाम पारिस्थितिकी केंद्रवाद। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वाद विवाद तो नहीं लेकिन पूछ सकता है कि मानव केंद्रवाद बनाम पारिस्थितिकी केंद्रित से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्यावरण वाद विवाद के अंतर्गत आता है पर्यावरण इतिहास के। तो पर्यावरण नैतिकता पहला टॉपिक हो गया, जिसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, मानव केंद्रवाद तथा पारिस्थितिकी केंद्रित, ठीक है। चलिए इसे एक नजर देख लेते हैं। केंद्रवाद पर्यावरण के बारे में नैतिक, राजनीतिक और कानूनी बहसों का संगम, पशु अधिकारों की सक्रियता को रेखांकित करने के लिए दर्शन का उदय। और ये पहली है कि पर्यावरण नैतिकता कुछ नया हो गया, मौजूदा नैतिक सिद्धांतों के संशोधन या विस्तार होंगे। देखिए एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण से मतलब एक ऐसी जगह से होता है जहां पे जंगल हो, पेड़ पौधे हो। दूसरी एक ऐसी जगह होती है जहां पे पेड़ पौधे, जंगल भी होते हैं और ह्यूमंस भी रहते हैं, हम आप भी रहते हैं, ठीक है ना। तो एक कानूनी बहस है पर्यावरण पर, राजनीतिक, नैतिक और कानूनी बहस छिड़ी हुई है। जनरली हम लोग को पता है। यहाँ पर हम पशु के अधिकारों को लेकर भी रखते हैं कि पहली बात कि पशु को वहां पे मारा ना जाए, ठीक है, उनका शिकार ना किया जाए, क्योंकि अगर पशु है तो हमारा पर्यावरण सेफ एंड सुरक्षित है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आज तक का दर्शन का एक पहली बना हुआ है पर्यावरण, कि पर्यावरण की नैतिकता जो है उसमें कुछ नया होगा या जो है उसी में कुछ संशोधन या विस्तार किया जाएगा। यानी पर्यावरण नैतिकता से जुड़े हुए कुछ नई चीजें लाई जाएंगी या फिर जो पुरानी चीजें उन्हीं में संशोधन या विस्तार किया जाएगा, ठीक है। पर्यावरण इतिहास का एक महत्वपूर्ण परिणाम ऐतिहासिक लेखन के निहित मानव केंद्रित की पूछताछ था, ठीक है, मानव केंद्रितता।
मानव केंद्रितता या मानव केंद्रवाद। मानव केंद्रवाद क्या है? तो देखिए, मानव केंद्रवाद का मतलब होता है जो मुख्य बिंदु हो, जो बिल्कुल सेंटर में हो और केंद्र में हो, ठीक है ना। तो मानव केंद्रितता यानी जो मानवीय मूल्य होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उसकी नजर से दुनिया की व्याख्या करना या दुनिया के साथ संबंध रखना, ठीक है। और अगर हम मानव केंद्रितता के साथ एक दूसरा शब्द भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि मानव की प्रमुखता, मानव केंद्रवाद यानी मानव जो है वो सेंटर पे है, मेन बिंदु है, केंद्र पे है। तो मानव की सर्वोच्चता हम कह सकते हैं। मानव असाधारणता, असाधारणता यानी कि असाधारण, तो मानव सर्वोच्चता आप यहाँ पे रख सकते हैं मानव केंद्रवाद में, ठीक है, राइट, ओके। एंथ्रोपोजेंट्रिज्म या मानव केंद्रवाद, ठीक है। पर्यावरणीय नैतिकता और दर्शन में समझा जाता है कि दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, उस दृष्टिकोण को जिसमें गैर मानव प्रकृति को मुख्य रूप से मानवीय प्राथमिकताओं की संतुष्टि और व्यापक मानवीय महत्व और हितों के योगदान के लिए महत्व दिया जाता है। गैर मानव प्रकृति, जहां पे मानव नहीं है, मानव नहीं है मतलब वहां पे जानवर हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, एक इकोसिस्टम हो सकता है जहां पे पादप जीव जंतु हो सकते हैं। तो यहाँ पे गैर मानव प्रकृति को मुख्य रूप से मानवीय प्राथमिकताओं के संतुष्ट या व्यापक मानवीय महत्व हितों के योगदान के लिए, यानी कि मानव की जो प्राथमिकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, या मानवीय जो महत्व है, मानव की जो महत्व है, हित है, उनके योगदान के महत्व के लिए इन चीजों को महत्व दिया जाता है गैर मानव प्रकृति को, ठीक है। तो मानव केंद्रवाद वैश्विक दृष्टि से अलग अलग पौधों और जानवरों, आबादी, जैविक समुदाय, जो मैंने इकोसिस्टम की बात की थी, ठीक है ना, ओके, वो यहाँ पे है, और पारिस्थितिक तंत्र को केवल सहायतक माना जाता है, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, ओके, दूसरी ओर जो पर्यावरण केंद्रवाद स्वीकार करता है, क्वेश्चन पर्यावरण केंद्रवाद से भी पूछ सकता है, आपको यही लिखना है कि मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है और जीवन के जाल का सम्मान करने और मानव केंद्र के वैचारिक प्रभुत्व के कारण हुए नुकसान को ठीक करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो पर्यावरण केंद्रवाद कह रहा है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का एक हिस्सा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना। और जो मानव केंद्रवाद है, जो मानव जो सर्वोच्च है इन सभी चीजों में, जितना भी उसने नुकसान किया है पर्यावरण का, उसको ठीक करने के लिए, नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार है। और यह दावा करता है कि पारिस्थितिक क्षेत्र सभी जीवन जो उसके ऊपर आश्रित है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, और मानव और अन्य सभी जीव प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं पर पूरी तरह से निर्भर है। देखिए, इकोसिस्टम जो होता है उसके अंतर, इकोसिस्टम का मतलब ही होता है कि जीव जगत में रहने वाले, उस जगह क्षेत्र पे, विशेष स्थान पर रहने वाले लोग, जीव जंतु, मानव, पादप जो भी होते हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। और जैव विविधता के संरक्षण के, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए अकेले मानव केंद्रवाद संरक्षण नीति पूरी तरह से अपर्याप्त है। तो यदि ये कहा जाए कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है, इसको संरक्षित करने के लिए, इसको बचाने के लिए सिर्फ मानव केंद्रवाद के संरक्षण नीति बना दी जाए तो इसके लिए कम है, इसके लिए और भी बहुत कुछ उपाय करने होंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव केंद्रवाद और एंथ्रोपोसीन, ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं आएगा, मानव केंद्रवाद तो क्वेश्चन 100% पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। मानव केंद्रवाद से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, किस तरह से क्या पूछेगा वो घुमा देगा। हाँ, इसमें हो सकता है अंतर पूछ ले एंथ्रोपोजेनिक और एंथ्रोपोसीन में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ही होता है मानव केंद्रवाद, मानव सर्वोच्चता, ठीक है। चलिए देखिए, एंथ्रोपोसीन सबसे हाल की समय अवधि जो वैश्विक स्तर पर पृथ्वी पर मानव प्रभावों के द्वारा विशिष्ट बना और जो सामान्य रूप से औद्योगिक युग से मेल खाता है, ठीक है। यानी एंथ्रोपोसीन जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम का काल है, और जो वैश्विक स्तर पर यानी कि एक दुनिया, विश्व के स्तर पर पृथ्वी पर मानव प्रभावों के द्वारा, मानव के जो इफेक्ट है, जिससे बोलते हैं ना कि मानव की ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, हास हो रहा है, पर्यावरण जो है संरक्षित नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसको, ठीक है ना। तो एक तरह से जो मानव के प्रभावों के द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, सेम ये औद्योगिक युग से मेल खाता हुआ है, ठीक है। औद्योगिक युग में भी यही चीज हुई थी, ओके।
तो एंथ्रोपोसीन हो गया, एंथ्रोपोसीन। चलिए आगे देख लेते हैं, एंथ्रोपोसीन का मतलब देख लेते हैं। देखिए एंथ्रोपोसीन शब्द का आधुनिक उपयोग 2000 में ग्लोबल चेंज न्यूज़लेटर में टुटजेन एंड स्टोएमर के पेपर के साथ में शुरू हुआ, ठीक है, और जिसका शीर्षक था एंथ्रोपोसीन, ठीक है, ओके राइट। अब ये एंथ्रोपोसीन है क्या, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है ना, ओके। वनों की कटाई, ऊर्जा के उपयोग और वायु प्रदूषण, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी प्रणाली पर मानव प्रभाव की भयावहता यानी भयानक रूप इस लेख ने प्रकाश डाला। यानी जो एक्टिविटी, मानव की ऐसी एक्टिविटी, ऐसी क्रियाकलाप जो पर्यावरण पर इफेक्ट डाल रहे हैं, पर्यावरण को हास कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हीं से बचाव के लिए एंथ्रोपोसीन का यहाँ पे उद्भव प्रयोग किया गया, ठीक है। और इस कारण नियोलॉजिज्म एंथ्रोपोसीन का उल्लेख है। तो एंथ्रोपोसीन शब्द इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए सुझाया गया। अब मतलब क्या है एंथ्रोपोसीन का, ये देख लीजिए, ठीक है, ओके। पहला, पृथ्वी अब अपने वर्तमान भूवैज्ञानिक युग हेलोसीन से बाहर निकल रही है, ठीक है, राइट। जो वर्तमान भूवैज्ञानिक युग हेलोसीन था उससे अब बाहर आ रही है पृथ्वी। दूसरा, मानव जाति अपने आप में एक वैश्विक भूवैज्ञानिक शक्ति बन गई है, राइट। यानी भूवैज्ञानिक शक्ति किसको बताया गया, यहाँ पे मानव जाति को बता दिया गया है, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर दी गई हैं, किसके लिए, एंथ्रोपोसीन शब्द के लिए यूज किया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इसी तरह की दी हुई हैं, बुक दिया हुआ है, फिर राइटर दिया हुआ है, फिर संख्या दिया है, किसमें आप चाहें तो उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये शब्द पृथ्वी पर हमारे प्रभाव के पैमाने पर प्रकाश डालता है, जो हमारे इफेक्ट्स है वो पृथ्वी पर कैसे पड़ते हैं। तो एंथ्रोपोसीन एक घोषणा है कि मानव गतिविधियों का प्रभाव वैश्विक और अपरिवर्तनीय है, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए 1 सेकंड, ओके। चलिए, तो मानव का जो प्रभाव है, जो एक्टिविटी है, उसके जो प्रभाव है वो विश्व स्तर पर अपरिवर्तनीय से बदले नहीं जा सकते हैं। और यह ग्रह की स्थिति के बारे में कई अलग अलग चर्चाओं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, है ना, और पर्यावरणीय क्षरण इत्यादि, इन चीजों की पहचान करके उसमें समान है, अर्थात मानव प्रधान को एक साथ लाना होता है। फिर हेलोसीन क्या है, जो एंथ्रोपोसीन शब्द को स्वीकार करने पर समाप्त हो जाता है। तो हेलोसीन की उत्पत्ति वहीं पे होती है जहां एंथ्रोपोसीन शब्द को स्वीकार कर लिया जाता है, वहीं पे हेलोसीन शब्द समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। दीर्घकालीन इतिहास हेलोसीन। अब दीर्घकालीन इतिहास में हेलोसीन क्या है, हम सभी चीजें इसमें देखेंगे क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट को हम बहुत इजीली नहीं लेंगे, ठीक है। तो हेलोसीन क्या है, एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। तो हेलोसीन में कुछ चीजें हैं, कुछ युग है, देखिएगा। तो पहला, शिकारी संग्रह करता है इसके, ठीक है, राइट। यानी इस युग की पोस्ट ग्लेशियल युग पोस्ट ग्लेशियल युग उसको बोलते हैं। और इसकी शुरुआत 11,700 कैलेंडर वर्ष पहले के रूप में मानी जाती है। और हेलोसीन जिसका अर्थ है पूरी तरह से हाल ही में, यानी प्रेजेंट टाइम में, पूरी तरह से हाल ही में, इसका मतलब हो गया, एक शब्द के रूप में पेश किया गया, ठीक है। पूरी तरह से हाल ही में हेलोसीन का मतलब है। अब देखिए यहाँ पे एंथ्रोपोसीन की व्याख्या कैसे करेंगे, तो जब हेलोसीन को समझ लें, हेलोसीन के साथ इसका क्या संबंध है, एंथ्रोपोसीन का हेलोसीन के साथ में क्या संबंध है। तो अब देखिए, भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड हमें बताता है कि 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी पिछली हुई अवस्था में थी, ठीक है। और पिछले 10 लाख वर्षों में जलवायु हिमनद अंतर हिमनदों के बीच में दोलन करती रही है, ठीक है ना, राइट, घूमती रही है, ओके। और हिमनदों की जलवायु ने पृथ्वी को ठंडा बना दिया। जो हिमनद थे उनकी जलवायु ने क्या किया, पृथ्वी क्योंकि गर्म थी, आग का गोला थी, तो उसको ठंडा बना दिया। और लगभग 50,000 साल पहले पृथ्वी ने मेगाफोना, ठीक है, यानी कि 44 किलोग्राम से अधिक वजन वाले जानवर, जिसको मेगाफोना कहते हैं, के
कम से कम 150 वंशज यानी परिवारों का पालन पोषण किया। तो स्टार्टिंग में पृथ्वी में सबसे पहले मेगाफोना नामक एक जानवर आया जिसके 150 वंशज थे, उनका पृथ्वी ने पालन पोषण किया। ठीक है, राइट। और ये जो थे उत्तरी प्लीस्टोसीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह में जैसे कि डायनासोर वगैरह की तरह आप देखो तो उस तरह से बड़े स्तनधारी थे जो विलुप्त हो गए थे। और 10,000 साल पहले तक अधिकतम 43 पीढ़ियां बनी है इसकी। ठीक है, ओके। और जो इतिहासकार मानते हैं कि ये जो घटना थी इनको मनुष्य के उत्थान से जोड़ते हैं और ये सिद्धांत जोड़ पकड़ रहा है क्योंकि अभी इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। तो अब 12,000 पे आ जाते हैं कि 12,000 साल पहले पिछले यानी पहले हिमनद की समाप्ति के बाद ही दुनिया की जलवायु और वातावरण ने एक आधुनिक स्वरूप धारण कर लिया। क्योंकि जो हिमनद था उसकी जलवायु से पृथ्वी क्या हुई, ठंडी हो गई क्योंकि पहले आग का गोला थी। फिर हमने उस विशालकाय जानवर को देखा जिसके 150 वंशज थे। फिर लोगों को ये मानना हुआ कि जो ये वंशज थे लुप्त तो होते गए और इस वंशज के लुप्त होने के बाद मानव का यहाँ पे जन्म हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई। तो अब अगर हम 1200 साल में आ जाते हैं तो 1200 साल में जब हिमनद की समाप्ति हो गई और जो उसकी जलवायु थी, उसकी जलवायु और जो वातावरण था उसने एक आधुनिक रूप ले लिया जिसे प्लीस्टोसीन के अंत और हीलोसीन के आगमन की शुरुआत की। जो प्लीस्टोसीन था उसका अंत हो गया, किस वजह से हुआ, जो हिमनद की जलवायु और वातावरण था उसकी वजह से, और हिमनद की जलवायु और वातावरण की वजह से ही हेलोसीन के आगमन की शुरुआत हो गई और प्लीस्टोसीन का अंत हो गया। ठीक है, ओके। अब रॉबर्ट्स कहते हैं कि हेलोसीन की शुरुआत ने पर्यावरणीय प्रक्रियाओं की शुरुआत देखी जो आज तक जारी है। जिस तरह से पर्यावरण प्रक्रियाओं की यानी पर्यावरण जिस तरह से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, जो इसमें प्रोसेस हो रही है, जो हेलोसीन की शुरुआत में देखी गई थी कंटिन्यू आज भी वो चल रही है। अब कौन कौन सी पर्यावरण प्रक्रियाएं थी, तो जैसे मिट्टी का निर्माण था आज भी देखी हो रहा है, पारिस्थितिक उत्तराधिकार आज भी है, झील, ओटोजेनी और जीवों का प्रवास। तो होलोसीन में छोटे परिमाण और छोटी अवधि के धर्म निरपेक्ष जलवायु परिवर्तन देखे गए जो आज तक जारी है। और महत्व की बात यह है कि प्राकृतिक एजेंसियों द्वारा लाए गए पर्यावरणीय परिवर्तन आयाम में कम हो गए। ठीक है, राइट। तो पर्यावरण का प्रभाव, पर्यावरण पर मानव प्रभाव समय के साथ प्रगतिशील रूप से बढ़ता गया। ठीक है, ओके। और होमोसीन जो आपके सेपियंस थे यानी होमोसीन सेपियंस जिसका पूरा नाम है, ठीक है ना, तो होमोसीन दिया है, होमोसीन सेपियंस जिसे फर्स्ट मानव युग माना जाता है, चरण माना जाता है। ठीक है ना, शिकारी संग्रहकर्ता से शहर से यानी शिकारी संग्रहकर्ता थे, शिकार करते थे और चीजों को इकट्ठा करते थे, वो शहर से निवासी में परिवर्तित हो गए। शहर दर शहर घूमते रहते थे, फिर वो एक जगह शहर निवासी में परिवर्तन यानी शिकारी संग्रहकर्ता मतलब शिकार करते थे, जहां उनको खाने के लिए चीजें मिलती थी वहां जाते थे, इकट्ठे वहां पे रहते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे। शिकारी संग्रहकर्ता थे, लेकिन उससे संग्रहकर्ता से अब ये शहर निवासी के रूप में परिवर्तित हो गए, बदल गए, एक जगह आकर जाके रुकने लगे। शिकारी से कृषक से नगरवासी में परिवर्तन किससे संबंधित है? अब हमने यहाँ पे ये देखा कि जो आपका होमोसीन सेपियंस था ये क्या हुआ, शिकारी संग्रह करता था। ठीक है, और इससे परिवर्तन किससे हुआ, शहर निवासी में हुआ, शिकारी संग्रह करता से शहर निवासी बन गए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि शिकारी से यानी शहर निवासी जब वो बन गए तो शिकारी से कृषक से नगरवासी में, शहरवासी से नगरवासी में किस तरह से ये आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं थोड़ा सा कि महत्वपूर्ण ये है कि बहुत सारी प्रजातियां लगभग 1,50,000 साल पहले उभरी थी और मानव का इतिहास लगभग 97% पहले शहरों और सभ्यता के आने से पहले हो चुका था। ठीक है ना, राइट। तो प्रारंभिक होलोसीन अब तक सभी मनुष्यों ने शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली को अपनाया था और जिस कारण हमारा अधिकांश विकासवादी इतिहास शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहा है। तो जब हम होलोसीन युग में पहुंचे, जब होलोसीन युग आया तब से लेकर के मानव जो है वो शिकारी संग्रह करता जीवन, शिकार करना, वस्तु इकट्ठे करने वाले जीवन जो उसका था उसको अपनाया हुआ था और जिस कारण से अधिकांश विकासवादी इतिहास जो है शिकारी संग्रहकर्ता के रूप, क्योंकि वो जो टाइम था शिकारी संग्रहकर्ता का था, इसीलिए जितने भी इतिहासकार आए सब लोगों ने शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में होलोसीन को देखा। ठीक है, ओके। और इन समुदायों ने भी अपने वातावरण में बदलाव किया। आग का उपयोग एक महत्वपूर्ण नवाचार था, नवाचार यानी खोज। तो आग का जो उपयोग इन्होंने किया, क्योंकि पहले शिकारी संग्रह करते थे और आग का उपयोग नहीं था, कच्चे ये मांस वगैरह खाया करते थे। ठीक है ना,
तो यहाँ पे इन्होंने आग का उपयोग करना शुरू कर दिया था। आग की यहाँ पे खोज की गई थी और आग ने प्रारंभिक क्रमिक चरणों के पौधों के पक्ष में जैविक उत्पादकता को बढ़ावा दिया, और जब आग की खोज की गई तो यहाँ जैविक उत्पादकता को भी बढ़ावा दिया गया और जिसका विकास बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, ओके। और इसलिए सांस्कृतिक रूप से कई रूपों में प्रकट होता है कि विशेष रूप से किंवदंती और मिथक में, किंवदंती जो पुराने टाइम से चीजें चली आ रही हैं, और मिथक का मतलब काल्पनिक जो झूठ होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो सही लगते हैं, संस्कृत का एक अंश है और जो पृथ्वी पर शिकारियों और संग्रहकर्ताओं की संख्या में कभी भी साथ नहीं मरता है। ठीक है ना, राइट, ओके, इतना काफी है मुझे लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब आग की खोज में, जब आग की खोज कर ली गई तो आग की खोज ने प्रारंभिक मनुष्यों को लकड़ी, बायोमास में संग्रहित सौर ऊर्जा का दोहन करने और प्राकृतिक वातावरण को बदलने में सहायक साबित हुई। अब आग की खोज की गई तो भाई जब किसी चीज की खोज की गई तो उसको उपयोग भी तो किया जाएगा ना। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ी को जलाना सीखा। ठीक है, तो उन्होंने आग को लकड़ी में तब्दील किया, सौर ऊर्जा का उन्होंने उपयोग किया, प्राकृतिक वातावरण में बहुत सारे बदलाव आए, खाना बनाना सभी चीजें उन्होंने सीख लिया। रोशनी में, पहले अंधेरे में रहते थे, आग जब आ गई तो रोशनी में रहना सीख गए थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसमें मनुष्यों को अन्य मेगाफोना की तुलना में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया। तो मानव द्वारा मानव बस्ती के लिए जंगल को साफ करने के लिए आग का व्यवस्थित उपयोग यहाँ पे होमोसेपियंस के टाइम में देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, अब उन्होंने जंगलों को साफ किया तो खेती वगैरह भी तो करेंगे ना, जो भाषा के विकास से पहले हो सकता था, तब ये बोलते नहीं थे। ओके, और इसने कृषि की उत्पत्ति को भी चिन्हित किया होगा, यार यहाँ पे कृषि भी की होगी। ठीक है, तो पर्यावरण इतिहास ने शिकारी संग्रहकर्ता और कृषि के आगमन की हमारी समझ को बदल दिया। ठीक है, तो संग्रहकर्ता समाज के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन निकल के आता है कि उनके लिए जीवन केवल बुरा, क्रूर या छोटा नहीं था, और न ये ईडन गार्डन में ही रहने की स्थिति। शिकारी संग्रहकर्ता एक अदम्य बीहड़ में नहीं रहते थे, भूमि और प्रजाति दोनों को उनके द्वारा पालतू बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अब क्या किया था कि जानवरों को भी पालना सीख लिया था। ठीक है, राइट, और बहुत घरे जंगलों में भी वो नहीं रहते थे, बीहड़ जंगलों में नहीं रहते थे। ठीक है ना, तो मुझे लगता है इतना काफी है। कृषि समुदाय अब इसी के अंतर्गत आएगा। पहला हमने क्या देखा, होमोसेपियंस में पहला शिकारी संग्रहकर्ता देखा, अब ये कृषि समुदाय है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, जब आग की खोज कर ली गई, जमीनों जंगलों को आग से जला के साफ किया जाने लगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे अब क्या होगा, कृषि का भी जन्म होगा। तो खेती में संग्रहकर्ता और शिकार की तुलना में अधिक काम होता है और आमतौर पर खराब पोषण और खराब स्वास्थ्य का परिणाम होता है, क्योंकि आप शिकार करेंगे, जानवरों को लाएंगे, खाएंगे, तो कब तक आपका हाजमा सही रहेगा, फैट होगा ना, तो आपको, और जो बीमारियां उनमें होती, वायरस होते हैं, वो आपके शरीर में आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा हेल्थ है वो उनका डाउन हो रहा था, पोषण उनको सही मिल नहीं रहा था, स्वास्थ्य उनका खराब होता था। तो लोगों ने ऐसा क्यों किया, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो खेतों की परवाह किए बिना 1 लाख से अधिक वर्षों के बाद, हिमयुग के अंत के बाद 700 वर्षों में मनुष्यों ने 4 महाद्वीपों पर खेती के लिए कम से कम 7 बदलाव किए। शुरू में तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पोषण खराब है, हेल्थ डाउन है, सब चीजें डाउन है, तब भी उसी को प्रॉपर वही आगे जनरेशन टू जनरेशन चल रही थी। लेकिन 700 वर्ष पुराना अब यहाँ पे नई चीज देखने को मिली हिमयुग के अंत के बाद कि 4 महाद्वीपों पर खेती की जाने लगी। ठीक है, और उसका श्रेय पौधों की प्रजातियों और जानवरों की प्रजातियों के बदले ज्ञान को दिया जाता है, और जिन्हें भाषा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया। ठीक है, तो वह कहते हैं कि बुद्धिमान भाषा को धारण करने वाले मनुष्य इंटरग्लेशियल परिस्थितियों यानी गर्म जलवायु का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसको आप लिख दीजिए खेती के बारे में। भोजन का इकट्ठा करने या शिकार करने के विपरीत कृषि सामाजिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। लोगों का श्रम की दिनचर्या के प्रति समर्पण हो गया था और कैलेंडर रखने की आवश्यकता थी। ठीक है ना, और इसके लिए सांस्कृतिक समृद्धि को जोड़ते हुए सामाजिक आयाम को भी यहाँ पे उनके द्वार खुल गए थे। तो दुनिया भर में घुमंतु शिकारी संग्रहकर्ता के पास कुछ ही उपकरण बचे हुए थे, लेकिन अब दर्जनों जानवरों और सैकड़ों पालतू बनाने के लिए, यानी अब यहाँ पे जानवरों को पालना और पौधों को पालतू बनाने जैसी सभी चीजें यहाँ पे शुरू हो गई थी। ठीक है, ओके,
चलिए, लकड़ी और झोपड़ियों को साफ करने के लिए आग और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल भी वो करते थे, और अपनी खुदाई की छड़ें और हल का उपयोग वो करते थे। ठीक है ना। पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में चावल के उगाया जाता था। ठीक है, खेत बांध वगैरह यहाँ पर उन्होंने बनाना सीख लिया था। पहाड़ी देश में उन्होंने मेड़ों को ढलानों में परिवर्तित कर लिया था, यहाँ पे भी वो खेती करने लगे। तो उन्होंने गांवों का निर्माण किया, अपने पशुओं के लिए चारा गाय बनाने लगे, जंगलों को जला दिया चारा गाय बनाने के लिए। सिंचाई, किसानों ने सिंचाई के उपकरण का भी आविष्कार किया। ठीक है ना। और यहाँ पर एक चर्चा की गई थी नदी घाटी सभ्यता, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो मानव स्वास्थ्य पर कृषि का गहरा प्रभाव पड़ा, और किसानों ने अपने संग्रहकर्ता और शिकार करने वाले पूर्वजों की तुलना में एक संकुचित आहार खाया, और कुछ मुख्य भोजन पर बहुत अधिक निर्भर करता था, जिससे विटामिन या खनिजों की कमी के कारण खराब पोषण पर अधिक खतरा होता था। तो उन्होंने अपने पूर्वजों की तुलना में कम मांस खाया, कम प्रोटीन प्राप्त किया, और जीवित कंकालों के प्रमाण हमें बताते हैं कि खेती करने वाले लोग अपने पूर्व कृषि पूर्ववर्तियों की तुलना में छोटे थे। ठीक है, ओके। तो इतना काफी है। ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, पालतू पशुओं की बीमारियां भी उन्हें होती थी, क्योंकि ये जूनेटिक रोग पालतू पशुओं से उत्पन्न होता था। पालतू पशु कौन होते थे? कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरियां, ऊंट, सभी वो पाला करते थे। ठीक है ना। तो कृषि समाज भंडारण की बीमारियों से पीड़ित था। ठीक है। तो अनाज के भंडारण ने चूहों और अन्य रोग बागों को आकर्षित किया। इससे प्लेग, बुखार से लोग ग्रस्त होते थे, इनसे मरते थे। कम जल स्तर वाले जंगलों की कटाई, जहाँ पानी जमा हो जाता था वहां मच्छरों के लिए आवास बने थे, मलेरिया वगैरह यहाँ पे होते थे। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें इसमें है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, अभी तो थोड़ा यहाँ कृषि का पढ़ रहे हैं, तो कृषि में क्या पढ़ेंगे? इसकी यात्रा, कृषि की यात्रा कठिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूखे, अन्य जलवायु के परिवर्तन वगैरह सभी चीजें देखी गई होंगी। बारिश के ऊपर डिपेंड रहना, तो बारिश नहीं हुई तो सूखा आ गया, ये सभी चीजें यहाँ पे चल रही थी। लेकिन कुछ समुदायों द्वारा सफाई, सिंचाई, सीढ़ीदार खेती के माध्यम से वातावरण को उन्होंने बदल दिया था, कृषि करने के तरीकों को उन्होंने बदल दिया था। ठीक है। और जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो तकनीकी नवाचारों, नए खोजों के कारण स्तरीकरण राज्य प्रणालियों का उदय हुआ। ठीक है। और कृषि का कुछ विकास उस समय हुआ जिसे मध्ययुगीन गर्म युग का नाम लिया गया। ठीक है, ओके। चलिए, इतना काफी है कृषि के लिए। ठीक है। जैविक विनिमय हम नहीं देखेंगे, ओके। इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, हम वो देख लेते हैं। ओके, ये देखिए, पर्यावरण इतिहास सबसे आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखी जो ऊपर पढ़ा था हमने। हाँ, जैविक विनिमय तो नहीं लिया, लेकिन क्वेश्चन पूछा पर 100% आएगा नहीं। ऊर्जा लेखा परीक्षा, जीवाश्म ईंधन के लिए सौर ऊर्जा, बहुत लंबा है आपका यूनिट फर्स्ट ही बहुत लंबी है। इसे लिफ्ट करते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना। ओके, और क्या हो सकता है? मुझे लगता है यूनिट फिनिश होनी चाहिए। ओके, जैसे विकास और स्थिरता यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके। हाँ, पर्यावरणीय न्याय या पर्यावरण समानता थोड़ा देख लेते हैं। एंथ्रोपोसीन की एक महत्वपूर्ण आलोचना पर्यावरण न्याय से हुई थी। एंथ्रोपोसीन विश्व में प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति के लिए सभी मनुष्यों पर दोष का समान हिस्सा बांटती है। जो प्राकृतिक संसाधन आज है जिस स्थिति में, उसके लिए मनुष्य ही है, उसके शोषण के लिए। ठीक है ना। और दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच बहुत असमानता है, और राष्ट्र के सदस्यों के बीच भी असमानता देखने को मिली है। तो जो विभिन्न राष्ट्र देशों के बीच में तो असमानता है। ये कैसे? विकासशील, विकसित देश, कोई बहुत ही अमीर, कोई गरीब देश, इस तरह से। उसी तरह से राष्ट्र जो सदस्य हैं, एक देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में भी असमानता देखने को मिलती है। गरीब, अमीर, गोरे, काले, है ना, रंग भेद इन चीजों का। तो व्यक्तियों और समुदायों के ऊर्जा, पदचिन्ह, धन और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच से निर्धारित होते थे। तो पर्यावरण न्याय आंदोलन अमेरिका में चला, और अमेरिका में व्यक्तियों और अश्वेत समुदायों द्वारा शुरू किया गया। तो अमेरिका के जो व्यक्ति थे और एक अश्वेत समुदाय, गोरे और काले को जो मैंने कहा, यह मुख्य रूप से रंग जात के लोगों द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने अपने समुदाय में पर्यावरण संरक्षण की असमानता को दूर करने की मांग की थी। और उन्होंने कहा कि पर्यावरण न्याय पर्यावरण कानूनों, विनियमों और नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और परिवर्तन के संबंध में नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल्य या आय की परवाह किए बिना सभी लोगों के उचित व्यवहार, सार्थक भागीदारी के रूप में है। यानी पर्यावरण न्याय जो है, पर्यावरण कानून जो है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। चाहे वो भारत राष्ट्र का मूल निवासी है, ठीक है, उसकी आय कम है या ज्यादा है, वो गोरा है कि काला है, ये सभी चीजें मायने नहीं रखती है। ठीक है, ये हो गया आपका पर्यावरण। थोड़ा सा तो मुश्किल है,
वही विकसित और विकासशील देश, हम लोग पढ़ ही चुके हैं विकसित और विकासशील देश क्या है। इसमें पर्यावरण इतिहास आपका पहला है, तो पर्यावरण इतिहास से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये यूनिट फिनिश्ड हो गई है। तो देखिए पर्यावरण इतिहास से कुछ अवधारणाओं की हमारी समीक्षा के बाद क्या आपको लगता है कि इसका कोई भविष्य है? ठीक है, यदि हाँ तो पर्यावरण इतिहास का भविष्य क्या है, ये क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट यहाँ पे किए जाते हैं। तो पर्यावरण इतिहास ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म या मानव केंद्रवाद, ठीक है, यानी यह दृष्टिकोण यह तर्क देता है कि मनुष्य दुनिया में केंद्रीय सबसे महत्वपूर्ण संस्था, यानी मानव सर्वोच्चता, मानव की सर्वोच्चता, ठीक है, राइट। और मानव केंद्रवाद मनुष्य को प्रकृति से अलग और श्रेष्ठ मानता है और मानता है कि मानव का जीवन आंतरिक मूल्य है, जबकि अन्य संस्थाएं जानवर, पौधे, खनिज संसाधन आदि का मानव जाति के लाभ के लिए उचित रूप से दोहन किया जा सकता है। तो पर्यावरण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसने मानव जाति को दिया है, ठीक है, राइट, ओके। एंथ्रोपोसीन क्या है? तो ये वर्तमान भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है। इसे उस अवधि के रूप में देखा जाता है जिसके दौरान मानव गतिविधि जलवायु और पर्यावरण पर प्रमुख प्रभाव भी रही है। हेलोसीन क्या है? वर्तमान युग से संबंधित है, जो कि चतुर्धातुक काल में दूसरा युग है। बीहड़ एक बंजर निर्जन दुर्गम क्षेत्र। चलिए फर्स्ट यूनिट यहीं पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपका सेकंड यूनिट लेंगे, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड इसमें, क्योंकि पर्यावरण और प्रारंभिक समाज आखेट संग्रह दिया, थर्ड विषय से संबंधित है, ये 1 है, वो 2 रहेगा, तो उसको हम ले लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। टेक केयर, बाय।